प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पढ़ा रही हूँ शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा, जो कि आपके सिलेबस में लगी हुई है। आरोह, भाग 2, कक्षा 12 और विषय हिंदी। देखिए बच्चों, आपको हम ये कविता जो है शमशेर बहादुर सिंह की, जो आपकी सिलेबस में लगी है, उसको पढ़ा रही हूँ। और देखिए इसको, कविता गांव ग्रामीण परिवेश से संबंध रखती है और बहुत ही सुंदर प्रकृति का वर्णन शमशेर बहादुर सिंह जी ने किया है। उनके द्वारा उन्होंने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि कभी भोर का आसमान एकदम नीला हो गया है, जो कि शंख के समान लग रहा है। ठीक है, और कह रहे हैं कवि ने नीले शंख से आसमान की उसकी तुलना कर दी है। देखिए बच्चों, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कवि ने इसमें सूर्य के उदय होने से पहले के परिवर्तन को, सूर्य अभी उदय हुआ नहीं है, उससे पहले के परिवर्तन को यहाँ पर चित्रित किया है अपनी कविता के माध्यम से। आसमान में जो परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, जो ये प्रकृति में लगातार परिवर्तन होते जा रहे हैं, उसको गांव से जोड़ा है और बहुत ही सुंदर बिंब बना दिया है। कवि ने प्रकृति का मानवीयकरण कर दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, कवि कहता है, बोल रहा है, कवि कहता है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा। कवि कहता है भोर का आसमान एकदम नीला शंख के समान दिखाई दे रहा है, नीला शंख के समान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उपमा अलंकार है, तुलना कर दी गई है बच्चों, इसलिए उपमा अलंकार है। सुबह का आसमान एकदम नीले शंख के समान दिखाई दे रहा है। वह भी जो भोर थी, वह कैसी भोर थी? सुबह उषा थी। वह जो उषा थी, उसका आसमान ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चौके को राख से लीप दिया हो। क्यों ये उषा का समय होता है बच्चों? ये होता है 5 बजे से पहले का समय, इसको उषा का समय बोलते हैं। और ये 4:30 या 4, सवा 4 के करीब होता है। और जब तक सूर्य दिन निकलता है, उस समय को सुबह एकदम से उजाला हो जाता है। उस उजाला होने तक का समय है ये, 4 से 5 का, 5:30 का समय, उजाला होने तक के समय को उषा काल भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कवि ने उषा काल का वर्णन किया है। सुबह का जो समय होता है वो कैसा होता है बच्चों, है उसके बारे में वो बता रहे हैं। सुबह अभी हुई नहीं है, ठीक है, बीच का समय है ये। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया है। सुबह का आसमान एकदम नीले शंख के समान दिखाई दे रहा है। वह जो भोर थी, वह जो उषा थी, उस आसमान में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चौके को राख से लीप दिया हो। गांव की औरतें, है ना, गांव की औरतें चौके अर्थात रसोई घर जो होता है, उनको, चूल्हे को गोबर से लीपती हैं। और गोबर से लीपना पवित्र माना जाता है, इसलिए लीपा जाता है ना। तो यहाँ पर सुबह के आसमान को राख के समान नीला क्यों कहा है? क्योंकि सुबह सुबह का आसमान नमी युक्त होता है, नमी होती है उसमें, गीला गीला होता है। और चूल्हा भी कैसा है? गीला गीला है। ठीक है, नमी है उसमें। वह इस तरह लगता है जैसे कवि ने वर्णन किया है अपनी कविता में। कवि ने यहाँ कल्पना की है, बिंब की सृष्टि की है। आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों, अगला, बहुत काली सिल, यहाँ देखें, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। यहाँ पे कह रहा है कि, यहाँ कवि कह रहा है कि एकदम काली सिलबट्टी होती है, जिस पर गांव की महिलाएं चटनी मसाला वगैरह पीसती है, हल्दी मिर्च नमक वगैरह है, तो उसके ऊपर ऐसा लगता है
ऐसा लगता है कि लाल केसर मल दिया हो। जो काली सिल है, जो उसमें नमक मिर्च वो पीसती हैं, तो वो ऐसा लग रहा है आसमान कि उस पर सिल पर जो लाल धब्बे रह जाते हैं, जो ठीक उसी प्रकार कवि को सुबह का आसमान दिखाई दे रहा है। जो काली सिल है ना, सिल पर जो हल्दी मसाले पीसे जाते हैं तो सिल कैसी हो जाती है, उसमें लाल रंग के धब्बे रह जाते हैं, केसर। तो कवि ने तुलना कर दी है, किसकी तुलना कर दी है, सिलबट्टे से। सिल जो है, काली सिल है, वो कैसी लग रही है, जिसमें कि चटनी वगैरह महिलाएं पीसती हैं, मसाले पीसती हैं ना, हल्दी मिर्च वगैरह। लाल केसर मल दिया हो किस पर, सिल पर। ऐसे ही आसमान लग रहा है, उसकी तुलना इस प्रकार कर दी है। ठीक है, या केसर से धो दिया है, अर्थात अब धीरे धीरे लालिमा छा रही है आसमान में। सिल पर जो लाल धब्बे रह जाते हैं, उसी प्रकार कवि को सुबह का आसमान दिखाई दे रहा है। आगे देखिए बच्चों, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कवि कविता में ग्रामीण जीवन की हलचल, कवि जो है इसमें ग्रामीण जीवन की हलचल को बता रहा है। कवि अपनी कविता के माध्यम से कहता है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं, अर्थात छोटे बच्चे प्राइमरी में, वो अपनी काली स्लेट पर लाल चाक से लिखते हैं, तो वो जो रंग तुरंत काली स्लेट पर दिखाई देता है। ऐसे ही सूर्य उदय के पूर्व आसमान में जो दृश्य जो दिखाई देता है, वो आसमान काले व लाल बादलों से युक्त है। वो ऐसा लगता है किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया से लिख दिया हो। आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों, जो स्लेट होती है तो बच्चे उस पर लाल कर चौक से लिख देते हैं, है ना, खड़िया से लिख देते हैं। तो कवि को आसमान कैसा लग रहा है, आसमान लाल रंग, स्लेट की तरह पहले काला था, उस पर लाल खड़िया से अर्थात सूर्य उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बच्चों, नीला नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। फिर कह रहा है कवि ने नीले जल में या किसी की गौर देह झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। यहाँ प्रतिपल सुबह का दृश्य बदलता जा रहा है। सबसे पहले कवि ने आसमान को मटमैला तथा राख से लीपा नीला संग की तरह लग रहा बोला, उसके यह लग रहा है आसमान। फिर वो कहता है कि काली सिल को लाल केसर से धो दिया हो। फिर उसकी तुलना काली सिल से करी है काली सिल को केसर से धो दिया हो। जैसे सिलबट्टे में गांव की महिलाएं नमक मिर्च मसाले वगैरह पीस कर और उस सिल को धो दिया हो, उसमें थोड़ा थोड़ा रंग रह जाता है ना, आसमान का रंग और गहरा हो गया। फिर कह रहा है वो और गहरा हुआ, नीले जल में थोड़ी देर में काली स्लेट पर लाल खड़िया मल दी हो, अर्थात आसमान का रंग और गहरा हो गया। फिर कवि कहता है नीले जल में, और ऐसा लग रहा है नीले जल में किसी गौर वर्ण की देह जो है वो तैर रही हो, है ना। नीले पानी में किसी गोरे रंग वाली स्त्री की देह जो है वो तैर रही है, उसकी भी तो उससे तुलना कर दी है। जब देह पानी में रहती है तो वो बाहर से दिखाई देने पर झिलमिलाती हुई दिखाई देती है, अंदर चाहे वो स्थिर हो। ठीक है, जैसे ही वो देह पानी से बाहर निकलती है तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसका स्वरूप साफ दिखाई देता है। ठीक वैसे ही सूर्य उदय का दृश्य दिखाई देता है। जादू टूटता है, ये जो है, आगे देखे बच्चों, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। ये जो सुबह के दृश्यों में बदलाव हो रहा है, अर्थात ये जादू की तरह हो रहा है। सुबह के पूर्व दिशा में सूर्योदय जब पूरा हो जाता है तो ये जादू टूट जाता है। जैसे देह पानी से निकलकर साफ दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार अब आसमान का स्वरूप और सूर्योदय का दृश्य एकदम साफ दिखाई दे रहा है। ये जादू अब खत्म हो गया है, अर्थात ये परिवर्तन अब खत्म हो गया है। अब सूर्य उदय हो गया है, सूर्य आसमान में साफ दिखाई दे रहा है।
आशा कर रही हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों, छोटी सी कविता लिखी है उन्होंने ये, और इसके बाद मैंने आपको इसकी हिंदी बता ही दी है, और ये व्याख्या मैंने हाथ से अपनी लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। देखिए बच्चों, यहाँ देखें, कवि ने इसमें, यहाँ देखें, कवि ने इसमें सूर्य के उदय से पहले जो परिवर्तन होते हैं, आसमान में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, जो ये प्रकृति में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, उसको गांव से जोड़ दिया है। बहुत सुंदर बिंब कवि ने यहाँ दिया है, प्रकृति का मानवीयकरण किया है। ठीक है, ये जो कविता है बच्चों, इसमें प्रकृति का मानवीयकरण किया है। सूर्य अभी उदय नहीं हुए हैं, है ना, तो ये बीच के समय को, उषा काल को का जो परिवर्तन, सुबह की जो परिवर्तन होता किस तरह से उसके 3-4 स्टेप बताए हैं कवि ने। आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि बार परिवर्तन होता रहता है, और किस तरह से परिवर्तन। यहाँ कवि कहता है भोर का समय एकदम नीला शंख के समान नीला दिखाई दे रहा है। और यहाँ बच्चों क्योंकि तुलना कर दी गई है ना, उपमा अलंकार है, कवि ने नीले शंख से आसमान की तुलना की है। ठीक है, सुबह का आसमान एकदम नीले शंख के समान, यहाँ देखें बच्चों, समान नीले शंख के समान दिखाई दे रहा है। वह जो भोर थी, वह जो उषा थी, उसका आसमान ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चौके को राख से लीप दिया हो। आसमान कैसा लग रहा है बच्चों, जैसे किसी ने राख से चूल्हे को लीप दिया हो। गांव की जो औरतें हैं, यहाँ देखो, गांव की जो औरतें जो चौके होता है ना, रसोई घर होता है, चूल्हे को गोबर से लीपती हैं। गोबर को वास्तव में बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर गाय के मल और मूत्र से बेटा पूजा होती है, और हिंदू धर्म में उसको पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पर लीपना जो है पवित्रता का प्रतीक है। यहाँ पर सुबह के आसमान को राख से, आसमान को राख के, यहाँ पे काट दो इसको, राख के समान नीला क्यों कहा है, क्योंकि सुबह सुबह का आसमान नमी युक्त होता है, उसमें हल्का नीलापन रहता है। वह इस तरह लगता है जैसे कवि ने वर्णन किया है अपनी कविता में। ठीक है, कवि ने यहाँ कल्पना भी की है, जो बिंब की सृष्टि लगती है। कवि यहाँ कह रहा है कि एकदम काली सिलबट्टी हो, जिस पर गांव की महिलाएं चटनी या मसाला पीसती हैं, हल्दी मिर्च नमक आदि, ऊपर से ऐसा लगता है कि लाल केसर मल दिया हो या केसर से धो दिया हो। जो लालिमा होती है, अर्थात सिल पर जो लाल धब्बे रह जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि को सुबह का आसमान दिखाई दे रहा है। कविता में ग्रामीण जीवन की हलचल को बताता है। ये जो कविता है, इसमें ग्रामीण जीवन की हलचल को बताया है कवि ने। और कवि अपनी कविता के माध्यम से कहता है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, अर्थात छोटे बच्चे प्राइमरी के, वो अपने काली स्लेट पे लाल चौक से लिखते हैं, वो रंग तुरंत काली स्लेट पर दिखाई दे रहा हो। ऐसे ही सूर्य उदय के पूर्व आसमान में जो दृश्य दिखाई देता है, वो आसमान जो काले व लाल बादलों से युक्त है, वो ऐसा लगता है किसी ने काली 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 स्लेट पर लाल, यहाँ स्लेट लिख लेना बच्चों, यहाँ पे स्लेट लिखना भूल गई मैं, काली स्लेट पर जो है लाल खड़िया रंग दी हो। आगे देखिए बच्चों, नीले जल में या किसी की डैश डैश है ना, झिलमिल देह। अब यहाँ कवि क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रतिपल सुबह का दृश्य बदल रहा है। सबसे पहले कवि ने आसमान को मटमैला तथा राख से लीपा नीला शंख की तरह लग रहा है पहले नंबर पर। ठीक है, फिर क्या तुलना करिए, फिर कहता है कवि काली सिल को लाल केसर से धो दिया है, दूसरी बार दूसरी तुलना। और फिर थोड़ी देर बाद काली स्लेट पर लाल खड़िया मल दी हो। ये फिर अब क्या कह रहा है कवि, आसमान का रंग और गहरा। फिर वो क्या कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई गोरे रंग वाली स्त्री है, उसकी जो देह है वो पानी में तैरती है ना। जब देह पानी में रहती है तो बाहर से जब हम उसको देखते हैं तो वो झिलमिलाती हुई दिखाई देती है, पर अंदर वो क्या होती है बच्चों, स्थिर होती है ना। जैसे कोई गोरे रंग की स्त्री हो, महिला हो या व्यक्ति हो, तो वो जो पानी में रहता है तो उसकी जो बाहर से तो झिलमिलाहट से दिखती है, लेकिन अंदर स्थिर रहती है वो, है उसकी देह मतलब शरीर। अब देखो, जैसे ही वो देह पानी से बाहर निकली तो स्पष्ट रूप से उसका हमको शरीर दिखाई देने लगता है। ठीक उसी तरह उसका स्वरूप हमें दिखाई देता है। ठीक वैसे ही
जैसे सूर्य उदय का दृश्य। ठीक है बच्चों, जादू टूटता है, ये जो सुबह का के दृश्यों में बदलाव हो रहा है, अर्थात ये जादू की तरह हो रहा है। सुबह पूरब दिशा में सूर्य उदय जब पूरा हो जाता है तो ये जादू टूट जाता है। जैसे देह पानी से निकलकर साफ दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार अब यहाँ देखें आसमान का स्वरूप अर्थात सूर्य उदय का दृश्य भी एकदम साफ दिखाई दे रहा है। ये जादू अब खत्म हो गया है, अर्थात ये परिवर्तन अब सब खत्म हो गया है। अब सूर्य उदय हो गया है, सूर्य उदय में आसमान साफ दिखाई दे रहा है। आशा कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा। कविता बहुत छोटी है बच्चों, और लेकिन पेपर में ये पूछी जाती है और ये महत्वपूर्ण है। और पाठ्य पुस्तक का एक प्रश्न कविता में किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्रण है। देखो बच्चों, जो शमशेर बहादुर सिंह हैं वो प्रयोगवादी कवि हैं, है ना, जिसमें जो है नई कविता के तहत नए नए उपमानों का उपयोग अर्थात प्रयोग उन्होंने किया है, उपयोग भी किया है। प्रतीक बिल्कुल नए हैं, जैसे गांव की हलचल, है ना। कवि की यह रचना बिंब प्रधान है, बिंब बनाता है, और बिंब कैसा बनता है, एकदम सजीव लगता है एकदम। उन्होंने सूर्य उदय के दृश्य से उसको जोड़ दिया है, उस बिंब को, गांव की जो हलचल को है वो सूर्य उदय के दृश्य से उसको जोड़ दिया है। भाषा कैसी है, तत्सम और तद्भव प्रधान खड़ी बोली है, और भाषा बहुत ही प्रभावशाली है। उन्होंने ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया अपनी कविता में, जैसे लीपना, चौका, गोबर, राख, है ना, आदि, मल्ला, ये सब जो है ग्रामीण शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपनी कविता में बहुत सुंदर ढंग से किया है। प्रयोग कवि की बड़ी ही कुशलता के साथ किया है। ये शब्द ग्रामीण परिवेश के शब्द हैं। इसमें शांत रस है और प्रसाद गुण है। नीले शंख में तुलना कर दी है ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार है। बहुत काली सिर जरा लाल केसर से जैसे धुल गई हो, ऐसा कवि को लग रहा है। जहाँ संभावना होती है वहाँ क्या क्या अलंकार होता है बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। राख से लीपा चौका अभी गीला पड़ा, यहाँ पे भी लग रहा है, अर्थात ग्रामीण जीवन का एक चित्रण है। यहाँ भी उपमा अलंकार है। आशा कर रही हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ ये जो है आपकी कविता जो है खत्म हो गई। और ये कविता मैंने जैसे कि बताया आपको, आपके पाठ्य पुस्तक में लगी हुई है, आरोप भाग 2 और क्लास 12, है ना, और विषय हिंदी बच्चों। और ये जो है समाप्त हो गई है, और आशा कर रही हूँ आपको समझ में आई होगी। इसको 2-3 बार बच्चों अच्छे से देखें, है ना, इसको सुने, इस वीडियो को भी सुने और कॉपी पे लिखें, आरोप भाग 2, है ना। और ये जो कवि का नाम है ना बच्चों, ये भी याद करना है आपको, शमशेर बहादुर सिंह, है ना, इन्होंने लिखा है। इनका जो है जीवन परिचय है ना बच्चों, इसको नेक्स्ट पार्ट में आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। और ये कविता ऐसा आशा कर रही हूँ आपको सब बहुत ही आसान लग रही होगी, है ना, कठिन नहीं है। और इसको खूब अच्छे से पढ़ें और सुने, पॉज करके फिर इसको आप देखें, ठीक है। और सरस्वती दत्त करके जो चैनल है बच्चों, उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, है ना, तो और किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की मदद भी हो जाएगी, है ना। और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए, है ना। और मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं है, जिसके कारण मैं वीडियो बना नहीं पा रही बेटा, थोड़ा टाइम इसमें ज्यादा लगता है ना। तो इसलिए आशा करती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है ना, ऑनलाइन ऑनलाइन क्या कहते हैं, पढ़ाई चल रही है ना। और स्कूल में तो अभी बंद है स्कूल, जिसकी वजह से जो है हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो आशा कर रहे हैं आप घर पे इसको खूब अच्छे से, है ना, वो वीडियो, मोबाइल होगा, मोबाइल को अपने साथ ही रखें और अकेले सुनसान जगह में इसको सुन के फिर कॉपी पे लिखें। और उन बच्चों की भी मदद करें जिनके पास मोबाइल नहीं है बेटा, है ना, जिनके पास नहीं है उनको भी अपने साथी लोगों को इकट्ठा कर लो, ठीक है। इकट्ठा करके खूब मेहनत लगा के मन से पढ़ाई करो, ठीक है। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमें मन को जो है कमजोर नहीं करना, है ना। हम मन जो है कि ऐसा सोचना है कि हम कर सकते हैं, हमें ये आ जाएगा, है ना, हम अच्छा कर सकते हैं, ऐसी भावना के साथ अपना जो है पढ़ाई करनी है। और आपको पता ही है बोर्ड के एग्जाम होंगे, और धीरे धीरे तैयारी
जो है याद करना इनको शुरू करें। ठीक है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, प्रश्न उत्तर, जब आपको ये कविता याद हो जाएगी तो प्रश्न उत्तर बहुत आसानी से कर लोगे। इसी की कुछ पंक्तियां दे देगा और इसी में से पूछेगा कि ये किसने लिखी है। प्रातः नभ बहुत नीला शंख, ऐसे करके भोर नभ का राख से लीपा हुआ चौका, इस तरह से इतनी और फिर ये बोलेगा इसमें संशय, इसमें कवि ने क्या कहा है, किससे किसकी तुलना की है। अगर आप उसकी व्याख्या आ जाएगी तो आप आसानी से कर दोगे। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको बताया कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिससे मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, जिसके चक्कर में जो है टाइम बिल्कुल मेरे को मिल नहीं पा रहा है ना। और मेरे पूरे जो है पूरे पैरों में स्वेलिंग हो गई है और मेरा जो है थोड़ा बीपी भी बढ़ गया है। आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ बच्चों, आप भी मेहनत करो और खूब अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, और देखिए बच्चों, हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो गांव के व्यक्ति थे, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब गांव से संबंध रखते थे, है ना। बहुत गरीबी, उससे उनसे ज्यादा कोई गरीब नहीं होगा। बहुत गरीबी उन्होंने देखी, कैसे अखबार बेच बेच के जो है अपना खर्चा निकाला और बहुत छोटे से कमरे में रहे, और जो उनके अंदर लगन थी पढ़ने की लगन थी। और देखो, भारत के राष्ट्रपति भी बने और उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है ना। वैज्ञानिक तो थे ही, वो साइंटिस्ट तो थे ही, है ना। उसके साथ साथ वो राष्ट्रपति का पद, और वो हमेशा जो है ना व्याख्यान करते थे। एक टीचर की भी भूमिका रही उनकी। ठीक है, तो अपने को कभी ये ना सोचे कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, शिकायत ना करे बच्चों। जो भी है, जैसा भी है, उसको खुशी से एक्सेप्ट करें। और दिमाग, मैं कह रही हूँ, दिमाग इधर उधर जाता है, बहुत इधर उधर जाता है। अपने दिमाग को सही जगह पे लगाओ। ठीक है, सही डायरेक्शन पे लगाओ, तभी आप जिंदगी में सही जगह पर पहुंच पाएंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।